अधिकार 50% से ज्यादा ओबीसी वर्ग को मिलना था, वो शांता कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर रोक दिया और बैरिकेड लगा दिया, और जो ओबीसी का आरक्षण था उसे आर्थिक आरक्षण बना दिया कि जिसकी शांता कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शांता कुमार हाय तू, हाय तू, हाय तू। शांता कुमार हाय तू, हाय तू, हाय तू। समझ नहीं आ रही है, इसलिए हम अपने इस आंदोलन और इस रैली के माध्यम से सरकार तक, केंद्र सरकार, ताकि 19 मार्च को उनके वकील सब जो सरकारी वकील होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दलीलें पेश कर सके कि ये जो यूजीसी के नियम हैं लागू करना कितने जरूरी हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर ओबीसी के 80% प्रोफेसरों की सीटें खाली हैं, एससी के 64% प्रोफेसरों की खाली हैं, एसटी के 83% प्रोफेसरों की सीटें खाली हैं। इसका मतलब ये नोट फाउंड सुटेबल कर इंटरव्यू पैनलों के अंदर उन प्रोफेसरों को जो इंटरव्यू के अंदर पहुंचता है उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इसका मतलब भेदभाव जो है आज के समय के अंदर भी जारी है। हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, 93वां संविधान संशोधन 2005 के अंदर हुआ था। 93वें संविधान संशोधन को 2006 के अंदर पूरे देश के अंदर लागू कर दिया गया मंडल कमीशन की सिफारिशों के ऊपर, लेकिन आज तक उस 93वें संविधान संशोधन को हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर लागू नहीं किया गया। 93वें संविधान संशोधन के अंदर क्या था, ऐसा क्या दे दिया? 93वें संविधान संशोधन के अंदर बोला इसलिए करना पड़ा क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ओबीसी वर्ग को 27% की अर्ध सरकारी और सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी मिली, लेकिन जब जो तबका पढ़ ही नहीं पाएगा उसे नौकरी कैसे मिलेगी? इसलिए यूपीए की सरकार ने 2005 के अंदर 93वां संविधान संशोधन किया और उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर पुरजोर तरीके से उसको लागू करने की 2006 से लागू कर दिया। और हिमाचल प्रदेश की सरकार की देखो, वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी 2006 के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर, जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारा टांडा मेडिकल कॉलेज है, आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज है, नाहन मेडिकल कॉलेज है, वहां पर 27% हिस्सेदारी देने की बात हुई, लेकिन वो सिर्फ आज के समय में 93वें संविधान संशोधन को अनुच्छेद 15.5 तक ही सीमित करके रख दिया गया। अनुच्छेद 15.5 को ये लागू करने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या नहीं चाहती हैं कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोग पढ़ लिख कर जो है उच्च नौकरियों के अंदर आ सकें? ये व्यवस्था जो आज भी इन नौकरियों के अंदर काबिज है ये नहीं चाहती है। जो सदियों से दबा कुचला पिछड़ा समाज था वो आज शिक्षा लेकर पढ़ लिख कर नौकरियों के अंदर आ सके। ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग पढ़ लिख कर जज बन जाएं, ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाएं, क्योंकि आज जो इस समाज की जो दबा कुचला समाज है ओबीसी एससी एसटी वर्ग है, इसकी पहली पीढ़ी जो है पढ़ने लिखने शुरू की है, पहली पीढ़ी उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर पहुंचना शुरू हुई है, पहली पीढ़ी को मौका मिला है जज बनने का, पहली पीढ़ी को मौका मिल रहा है डॉक्टर बनने का, लेकिन ये नहीं चाहते हैं ये पीढ़ियां आगे आकर जज बने, डॉक्टर बने। इसलिए जो यूजीसी के नियम है इनको लागू करना बहुत जरूरी है ताकि 93वां संविधान संशोधन भी उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर लागू हो सके। लेकिन वो कौन दोषी है, वो कौन दोषी मानते, किसको दोषी मानते नहीं करने दिया? वो कौन दोषी है जिन्होंने यूजीसी बिल लागू नहीं करने दी? सर इसके अंदर मैं तो ये कहता हूँ वो कोई दोषी नहीं है, दोषी इसके अंदर कोई नहीं है। ये बस सरकारों के पीछे लगू कुछ संगठन होते हैं जो हमेशा ही जनता को बरगलाकर, जब जनता दबे कुचले समाज के लिए नीतियां बनाती हैं, उस एक वर्ग को बरगलाकर ये कहते हैं कि इन वर्गों को अगर अधिकार मिल गए तो तुम्हारा जो है व्यवस्था के ऊपर जो तुमने काबिज हुए बैठे हो वो व्यवस्था तुम्हारे हाथ से छिन जाएगी। इसलिए कुछ लोगों को ये सरकारें ही खुद भड़काती हैं और उन लोगों को आगे करती हैं और उन लोगों के ही जरिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल करवाती हैं। क्या हम नहीं भूले 1990 के अंदर शांता कुमार जी यहां से उठकर सुप्रीम कोर्ट गए थे मंडल कमीशन के खिलाफ? क्या मंडल कमीशन किसको नहीं पता है? ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण लेकर आया था मंडल कमीशन, जिसे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सिर्फ 27% के तक सीमित कर दिया गया, जबकि
1931 की जातिगत जनगणना के हिसाब से ओबीसी की आबादी पूरे देश के अंदर 52% बताई गई थी, लेकिन जो अधिकार 50% से ज्यादा ओबीसी वर्ग को मिलना था वो शांता कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर रोक दिया और बैरिकेड लगा दिया, और जो ओबीसी का आरक्षण था उसे आर्थिक आरक्षण बना दिया कि जिसकी शांता कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शांता कुमार हाय तू शांता कुमार हाय तू अगर सरकार आपकी नई बात सुनती है तो आपका उनको क्या संदेश रहेगा? आप क्या आगे का जो है आपकी योजना है? सर, सरकार को ये जो लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हुए हैं, जो समाज सदियों से सोया रहा, जिस समाज को जगाने की जरूरत किसी ने नहीं की, वो समाज अब जागना शुरू हो गया है और आने वाले समय के अंदर वो समाज खुद तय करेगा कि वो क्या करेगा। वो उन विधायकों को घर के अंदर नहीं घुसने देगा जो ठगने के माध्यम से जनता को ठगने के लिए आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं और पूरे 5 साल उस जनता की बात नहीं करते हैं, उन जनता के अधिकारों की बात नहीं करते हैं, उस जनता को नौकरियां देने की बात नहीं करते हैं। आज रोने लग जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पास पैसा नहीं बचा। क्या हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने अपना अल्टरनेट इनकम सोर्स जनरेट करने के साधन कितने बनाए हैं? ये सरकारों के ऊपर सवाल है। जब जनता की बात आती है, जनता को नौकरियां देने की बात आती है, तब ये आय से लोगों को जोड़ देते हैं और अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा। तो आखिर आपके पास 5 से 10 सालों में इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी कहां से इकट्ठी हो गई? वो प्रॉपर्टी आपने कहां से इकट्ठी कर ली? इसका मतलब आपने जनता के इसका मतलब आपने जनता के टैक्स की लूट की है। जनता के टैक्स को आपने अपना इनकम का स्रोत बनाया है। जो टैक्स जनता के ऊपर खर्च होना था, जिससे आपने जनता को नौकरियां देनी थी, उसको आपने अपने ऊपर। जो SC ST OBC की बात आपने उठाई है और जो लोग अभी घरों में हैं, तो आप उन सभी SC ST OBC लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो सर, आप बोल रहे हैं जो लोग घरों के अंदर है, मैं बोल रहा हूं जो समाज सदियों से सोया हुआ है, जिसे 26 जनवरी 1950 के बाद पढ़ने लिखने का मौका मिला, उस समाज को जागने में समय लगेगा। मैं उन लोगों को आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि जाग जाओ, क्योंकि आपके बच्चे अभी तक 12वीं के आगे नहीं पढ़ पाए हैं, आपके बच्चे ITI से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, आप 8,000 की नौकरी तक सीमित हैं, आपको आउटसोर्स के माध्यम से 8,000 10,000 देकर ये सरकारें ठग रही हैं। आपको जागना पड़ेगा, आपको इन सरकारों से लड़ना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय के अंदर आप अपने बच्चों के भविष्य को बचा सके। आप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा कि आज अगर नहीं लड़े तो कल जो वो भविष्य आएगा आपसे जो सवाल पूछेगा कि जब ये सरकारें दमन कर रही थी, आपके संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रही थी, तो हमारे पूर्वज कहां सोए हुए थे।